डिस्टेंस धोखा दे गया, डिस्टेंस धोखा दे गया। टूट गया उसका माइक लगाने का, टूट गया। कार्ड में लिया माइक को, कार्ड में कर लिया हाँ पीछे कौन सी लगती है। हाँ इसमें है ना, कार्ड लगाने का तो है, कार्ड का माइक आ जाएगी, कल ले आएंगे ना उधर। स्टैंड चाहिए आपको? स्टैंड तो है ना ये। अरे वो स्टैंड का ऊपर का टूट गया, वो लगाते थे माइक। अच्छा रस्ते से बांध दो उसको। कार्ड वाला माइक नहीं है, कल उसकी आवाज नहीं थी ढंग से। लगा दो थोड़ा आपको आ गया ना, चले अच्छा सहज सुखासन की स्थिति में बैठे। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में सुमन काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठे। न झुककर बैठे, न तलकर बैठे, सहज सुख पूर्वक सीधा बैठे। सहजता से पलके बंद कर लें, हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के अधिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करें। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबे गहरे श्वास भर लें। हाथ आराम से नीचे रख लें, पलके बंधे ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। लेश मात्र भी प्रयत्न नहीं, तनिक सी भी चेष्टा नहीं, जरा सी भी कोशिश न हो। श्वास जैसा भी चल रहा है उसे अपने नितांत सहज स्वाभाविक नैसर्गिक वेग से बहने दें। श्वास की गति का भी कोई चिंतन न करें, चाहे यह तेज चले तो तेज, धीमा चले तो धीमा, चाहे लंबा चाहे छोटा, चाहे उथला चाहे गहरा, श्वास जैसा भी चल रहा है उसे अपने नितांत सहज स्वाभाविक नैसर्गिक वेग से बहने के लिए मुक्त छोड़ दें। श्वास की दिशा या दशा में कोई परिवर्तन लाने का प्रयास न करें। आती जाती वायु के प्रवाहों को 2 भागों में विभाजित कर देख लें। यह संपूर्ण श्वसन 2 भागों में संपन्न हो रहा है। 2 भिन्न भिन्न घटनाएं इस संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। श्वास का अंदर आना, प्रश्वास का बाहर चला जाना। वायु की 2 सर्वथा विपरीत गतियां, 2 सर्वथा विपरीत दिशाएं, 2 सर्वथा विपरीत प्रवाह, इन्हें एक दूसरे से पृथक पृथक कर देख लें।
जब श्वास अंदर आ रही है तो उसे अंदर आते हुए अनुभव कर लें, और जब प्रश्वास बाहर जा रही है तो उसे बाहर जाते हुए अनुभव कर लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो वायु बाहर से देह के भीतर की दिशा में प्रवाह कर रही है, और इसके ठीक विपरीत जब प्रश्वास जा रही है तो वायु देह के भीतर से बाहर की दिशा में गति कर रही है। इन दोनों सर्वथा विपरीत गतियों को, सर्वथा विपरीत दिशा के प्रवाहों को एक दूसरे से पृथक पृथक कर देख लें, अलग अलग कर जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन्हें भली भांति एक दूसरे से अलग अलग पहचान लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो वायुमंडल में व्याप्त वायु देह में प्रवेश करती जा रही है, और वह देह में ही घुल मिल जा रही है, विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। जब प्रश्वास बाहर आ रही है तो देहांतर्गत वायु देह से निर्गमन करती जा रही है, नासा छिद्रों से बहिर्गमन कर वायुमंडल में प्रवेश पाते हुए तत्क्षण उसी में घुल मिल जा रही, विलय होती जा रही, समाती जा रही। आती जाती वायु के इन प्रवाहों को अपने समूचे श्वसन तंत्र पर बहते हुए वायु के स्पर्श के भांति अनुभव कर लें, जैसे बाहर से आने वाला हवा का कोई झोंका जो देह को छूकर आता जाता हो, और जैसे वह देह पर अपनी स्पर्शानुभूति दे रहा हो, अपनी छून अपने स्पर्श अनुभव करा रहा हो, शीतोष्ण की अनुभूति दे रहा हो, ठंडा अथवा गर्म लग रहा हो, ठीक वैसे ही देह के भीतर बहने वाली यह वायु वायु के प्रवाह के समूचे मार्ग पर श्वसन तंत्र के समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयवों पर अपनी स्पर्शानुभूति देते हुए बह रही है, अपनी छुअन अपने स्पर्श अनुभव करा रही है। समूचे श्वसन मार्ग पर वायु के प्रवाह के स्पर्श अनुभव करते चले। देह में वायु के प्रवेश द्वार पर यानी नासिका छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श अनुभव कर लें। नासिका छिद्रों को छूकर देह में प्रविष्ट हो रही वायु नासिका की भीतरी दीवारों को स्पर्श करते हुए कपाल की ओर प्रवाहित हो रही है। कपाल से कपोलों की ओर बहते हुए अब यह कंठ में प्रवेश कर गई। कंठ में उसके स्पर्श अनुभव कर ले। कंठ से श्वास नलिका में बहते हुए अपनी स्पर्शानुभूति देते हुए फेफड़ों में प्रविष्ट हो गई है। फेफड़ों के सूक्ष्मतम कोशों में व्याप्त होकर वहां से परोक्ष गति का रक्त में घुलकर अब यह हृदय में प्रवेश कर गई है। हृदय में समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में यह विद्युत तरंगों की तरह गति करते हुए देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है। रोम रोम में समाती जा रही है। अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। हमारे समुचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है। देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विस्तार पा रही है। और देखिए किस प्रकार लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से पुनः रक्त में घुल रही है। अब समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में यह विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह गति करते हुए लौटकर हृदय में घनीभूत हुई है। कण कण से उठ रही तरंगे, रोम रोम से उठ रही तरंगे, समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में विपरीत दिशा से बह रही तरंगे, हृदय में घनीभूत होती तरंगे हृदय से लौटकर फेफड़ों की ओर आ रही है। फेफड़ों से श्वास नली में बहते हुए अपना स्पर्श अनुभव कराते हुए कंठ में प्रवेश कर गई। कंठ से कपोल, कपोल से कपाल, कपाल से नासिका, नासा द्वार को छूते हुए देह से वायु निस्तार कर जा रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते अनुभव कर लें। और लौट रही प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते अनुभव कर लें। आ रही प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है। मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है। और लौट रही वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है
मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही है। एक पल जब श्वास अंदर आ रही है तो देह पर परिपूर्णता की अनुभूति दे रही है, किंतु अगले पल जब प्रश्वास बाहर चली जा रही है तो देह पर विपरीत अनुभूति रिक्तता का आभास दे रही है। श्वासों के ये प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह विराम भाव से बह रहे हैं। यही काल का अनंत प्रवाह है। एक पल श्वास का अंदर आना तो अगले ही पल प्रश्वास का अनिवार्य रूप से बाहर चला जाना। एक पल प्रश्वास का बाहर जाना तो अगले ही पल पुनः पुनः लौट लौट कर श्वास का आना। ठीक वैसे ही जैसे हर जन्म के बाद अनिवार्य रूप से घटित होने वाली मृत्यु और हर मृत्यु के पुनः पुनः पश्चात कर्मानुसार घटित होने वाला पुनर्जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अनादिकाल से जीव देह भाव से जुड़कर निरंतर ऐसे ही काल के चक्र में भ्रमण कर रहा है। किंतु ये जो देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर वायु का आवागमन प्रकट हुआ है, वह सर्वव्यापक वायु जो भीतर बाहर एक समान सदा सर्वदा से सदा सर्वदा के लिए सर्वत्र विद्यमान है। केवल देह भाव के कारण, केवल इस देह के वृत्त के कारण, केवल इस देह के घेरे के कारण बाहर से भीतर, भीतर से बाहर आवागमन करती हुई प्रतीत हो रही है। वरना यथार्थ में यह सर्वव्यापक वायु न कहीं से आ रही है न कहीं जा रही है। न इसका कहीं कोई उद्गम, न कहीं कोई गंतव्य है, न कहीं कोई आगाज, न कहीं कोई मंजिल है, न कहीं कोई प्रारंभ, न कहीं कोई अंत है। यह तो असीम विराट अनादि और अनंत है। इस असीम विराट अनादि अनंत प्राण की ऊर्जा को पहचाने जो पल प्रतिपल श्वास में श्वास बनकर इस देह पर प्रकट हुई है, जो इस देह के अस्तित्व का आधार है, देह को धारण कर रही है, किंतु यह देह के बंधनों से सर्वथा मुक्त देहातीत है। इस देह के अस्तित्व में आने के पूर्व भी यह यही मौजूद थी, देह के साथ भी है और देह के न रहने पर भी यथारूप रहने वाली इसका अंश मात्र भी देह के साथ घटता बढ़ता नहीं। यह जो नित्य निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में काल के अनंत प्रवाह का बोध करा रही है। काल की गणना आयु की गणना का आधार है, किंतु यह काल के बंधनों से भी सर्वथा मुक्त कालातीत है। सृष्टि के आदिकाल से इन वर्तमान क्षणों तक और इन वर्तमान क्षणों से उस अदृश्य अनंत भविष्य तक यह सदा सर्वदा से सदा सर्वदा के लिए सर्वत्र विद्यमान है। इसका कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, यह सदा सर्वदा केवल और केवल वर्तमान है। यह जो नित्य निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में इस जड़ देह को चैतन्य बना रही है, जो स्वयं इस जड़ देह में चेतना रूप होकर उपस्थित है, उसे चलायमान रख रही है, जीवंत बनाए हुए है। यही वायुमंडल में वायु रूप तरंगित होकर समूची जड़ प्रकृति को चैतन्य बना रही है। किंतु यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बंधनों से भी सर्वथा मुक्त गुणातीत है। सत्व रजस्तम से परे, उत्पत्ति स्थिति और लय से भी परे, न कहीं उत्पन्न हो रही न कहीं विलय हो रही है। पंच तत्वों से रचे इस समूचे जड़ जगत की सारी भौगोलिक सीमाओं से भी यह सर्वथा मुक्त है। पृथ्वी जल अग्नि वायु से परे, इस वायुमंडल से भी परे, उस अनंत आकाश में, उस परम शून्य में, उस विराट अनंत में, उस अंतरिक्ष में, उस निर्वायु प्रदेश में, उस शून्य क्षेत्र में यही सूक्ष्म तरंगों की तरह व्याप्त है। यही एकमात्र परम चैतन्य तत्व है। यही परम चैतन्य तत्व मैं हूँ। मैं ही यह परम चैतन्य तत्व हूँ। तत्वों से अपने इस परम चैतन्य तत्व रूप में मैं सर्वव्यापक हूँ। इस समूची सृष्टि के कण कण में पल पल में ही स्पंदित हूँ। यह समूचा विराट अनंत मेरा ही अनंत विस्तार है। सर्वत्र केवल मात्र बस मैं ही, मैं एको हम द्वितीय नास्ति। मैं ही समूची सृष्टि का आदि मध्य अनंत हूँ। मैं ही इसकी उत्पत्ति स्थिति और लय का केंद्र हूँ। पल प्रतिपल मुझी में नव सृष्टि का सृजन हो रहा है। पल प्रतिपल वह मुझी में अवस्थित और पल प्रतिपल मुझी में विलय भी हो रही है। मैं ही इसका उत्पत्ति करता, मैं ही इसका पालन करता और मैं ही इसका संहारक हूँ। मैं ही वह परब्रह्म तत्व हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। अपने इस अजन्मा अविनाशी अजर अमर अनादि अनंत देहातीत कालातीत गुणातीत स्वरूप को पहचाने। वह स्वरूप जो देह के बंधनों से मुक्त है, वह स्वरूप जो काल के बंधनों से भी मुक्त है, वह स्वरूप जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बंधनों से भी सर्वथा मुक्त है, अपने उस मुक्त स्वरूप का बोध कर ले। उसे ही पल प्रतिपल श्वासोश्वास बनकर इस देह पर प्रकट हुआ जान ले। श्वासों के हर स्पंदन में वही अक्षुण्ण प्राण की ऊर्जा पल प्रतिपल प्रतिबिंबित हो रही है। हर श्वास में उसका दर्शन कर ले, हर श्वास में उसका दर्शन कर ले।
हर श्वास में उसका दर्शन कर लें। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के वेग का, गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का प्रथम स्पर्श पुनः हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू करें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु धारा प्रवाह वेग से, निर्बाध गति से, निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली आ रही है और यह उत्तरोत्तर फेफड़ों को वायु से परिपूर्ण करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते यह परिपूर्णता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले। इस चरम बिंदु पर स्वाभाविक रूप से प्रवाह की दिशा बदल जा रही है, गिनती भी बदल दे। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत। अब उत्तरोत्तर बाहर जा रही वायु फेफड़ों को वायु से रिक्त करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते रिक्तता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले। इस चरम बिंदु पर पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही है, पुनः पुनः गिनती बदले। आ रही श्वास के साथ पृथक गिनती गिने और जा रही प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा लें। आ रही श्वास कितने समय में अंदर आ रही है और उस अनुपात में जा रही प्रश्वास कितने समय में बाहर जा रही है, भली भांति जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन दोनों अवस्थाओं के बीच परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान लें। यही हमारी स्वाभाविक श्वसन लय है। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को, अपनी नेचुरल ब्रीदिंग रिदम को पहचानें। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की यह लय 1 और 2 में बदल जाए, यह अनुपात 1 और 2 में रूपांतरित हो जाए। यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपनी प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास यानी श्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे, प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वह उत्तरोत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए। और मंद होते होते, मंद होते होते, मंद होते होते यह इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनर्नुभव हो, पुनः मनी मन गिनती गिनना शुरू। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव और वही परिपूर्णता का चरम बिंदु। श्वास के आने में जितनी गिनती हुई है ठीक 2 गुना गिनती का लक्ष्य रखें। जैसे ही प्रश्वास निकलनी प्रारंभ हो, अपनी आत्म चेतना का एक अंकुश, एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें। एक लगाम इस कुशलता से कस दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे, किंतु ध्यान रहे रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरने तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद वेग से बहते हुए 2 गुना गिनती चलने तक निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराएं, बार बार यही प्रयोग दोहराएं, बार बार यही प्रयोग दोहराएं। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार दोहराती जाएं, बार बार दोहराती जाएं, बार बार दोहराते जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर बार बार की पुनरावृत्ति से पानी की कोमल धार कठोर चट्टान को काट सकती है, तो अभ्यास से क्या नहीं साधा जा सकता। आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास अनुशासित, नियमित, मंद
और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकल रही है। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। उत्तरोत्तर अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। जैसे जैसे अभ्यास की दृढ़ता और परिपक्वता बढ़ती जा रही है, अभी हमारे स्वभाव का अंश बनने लगा है, अभी हमारी आदत में ढल गया है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतनापूर्वक मंद किया था, कॉन्शियस कंट्रोल लगाए थे, लगाम कसी थी, अंकुश लगाए थे, नियंत्रण किए थे, धीरे धीरे नियंत्रण के ये सारे सूत्र अब चेतन मन से अवचेतन मन में जाकर स्थापित हो गए हैं। चेतन मन निष्क्रिय पड़ गया, उसकी भूमिका ही समाप्त हो गई। अब कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं, अब कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। सहज भाव से आती श्वास और उतने ही सहज भाव से जाती प्रश्वास, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन श्वासों की लय में इन क्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अब आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास स्वानुशासित, स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है, श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। श्वासों के लय को हमने साधा। अब सारा जो मैकेनिज्म है श्वासों का, इनको चलाने वाला यंत्र जो है हमारा, वो हमारे फेफड़े। किसी भी यंत्र के कार्य करने की अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है, अपनी कार्य क्षमता होती है, उस क्षमता से वो कार्य करता है, कोई सा भी मैकेनिज्म है। और उसका अगर हम ऑप्टिमम यूज करते हैं तो उसका वो एक तरह से ब्रेक इवन पॉइंट पर अपन पहुंच जाते हैं, जहां से हम उसका उपयोग सम और संतुलित करते हैं और उसी मैकेनिज्म को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक अगर यूटिलाइज करते हैं तो उसका विशेष लाभ हम प्राप्त करते हैं। तो जैसे अन्य मशीनरी अपने अपने क्षमता के अनुसार काम करके आपको जो एनर्जी इनपुट दिया है आपने, उसके बदले में जो आउटपुट देता है वो सरप्लस देता है, तभी ना वो मैकेनिज्म उपयोगी है। जितना एनर्जी इनपुट आपने उसको दिया है उससे अधिक बढ़ा करके आउटपुट देता है। तो हर मैकेनिज्म की अपनी कैपेसिटी होती है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वो हमको पता होना चाहिए। तो हमारे लंग्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, उसका कुछ बोध है, वो हमको पता होना चाहिए। और तब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कहाँ तक जा सकते हैं, कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका कर सकते हैं, वो पता होना चाहिए, ताकि हम उसका बेहतर उपयोग कर सकें पूरे जीवन काल के। तो इसको पता कैसे करें, एक छोटा सा परीक्षण हमको करना है। इस समय ऐसी कल्पना करो कि कोई देह पड़ी है सामने, हम दूर से देख रहे हैं। कैसे तय करोगे आप कि वो मृतदेह है अथवा जीवित व्यक्ति सोया हुआ है? दूर से देख रहे हैं, कुछ हल्के हल्के स्पंदन, हलचल मालूम पड़ती है, श्वास के आने जाने का पता चलता है। दूर से देखने पे भी मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति जिंदा है, थोड़ी हलचल है उसमें। तो ऐसी हलचल अभी भी आपके सबके शरीर में हो रही है। श्वास तो आ ही रहा है, जा ही रहा है, और वो अपनी हलचल करता ही है। बिना हलचल किए तो आवागमन संभव नहीं है। ये हलचल अभी भी चल रही है। जब हम आपस में संवाद कर रहे हैं, कोई विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तब भी ये हलचल जारी है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके केवल इस नॉर्मल एक्टिविटी को, इस सामान्य सी हलचल को ऑब्जर्व करना। कैसे ऑब्जर्व करना है? यहाँ आपके शरीर के किसी अंग विशेष पर मंद मंद स्पंदन आपको मालूम पड़ेगा, हल्की हल्की हलचल, जो बाहर से भी ऑब्जर्व की जा सके। अंदर जाने की जरूरत है, बहुत गहरे सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन करनी है। ऊपर ऊपर आपको क्या हलचल नजर आती है उसको देखना है। तो आंखें बंद कर लें, सहज भाव से श्वास को बहने दें
न लेने का प्रयत्न हो, न छोड़ने की चेष्टा। आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, बेपरवाह, लेकिन पूरा अटेंशन वही, सारा ध्यान वही। एक हल्की हल्की हलचल इस समय शरीर पर हो रही है। शरीर का कोई एक अंग विशेष विस्तार पा रहा है और संकुचन कर रहा है, विस्तार पा रहा है और संकुचन कर रहा है। ये विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया किसी एक विशेष केंद्र पर स्पंदन करती हुई महसूस हो रही है। कुछ कुछ कंक्लूजन आए सामने? आपको एब्डोमेन में महसूस हुआ, आपको सीने पे महसूस हुआ। मेजर क्लासिफिकेशन दो ही तरह, किसी को सीने पे हलचल मालूम पड़ी है, किसी को नाभि पे, पेट, फेफड़े। जिनको सीने में हलचल मालूम पड़ रही है, बट नेचुरल, स्वाभाविक है, थोरेसिक कैविटी में ये इंस्टॉल किए हुए हैं, तो यहाँ हलचल होना बहुत सहज और स्वाभाविक है। जिनको पेट में हलचल मालूम पड़ रही है, वहां क्या गड़बड़? लंग्स पेट में तो नहीं डाल दी। ये डायफ्रामिक एक्शन, विस्तार और संकुचन फेफड़ों में ही हो रहा है। कुदरत ने हर चीज हमारे जरूरत के मुताबिक उससे कई गुना ज्यादा हमको दी है। ये कितना बड़ा वरदान है कुदरत का। कुछ लोगों को जिनके लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, कई बार सर्जरी करके कुछ पार्ट निकाल दिया जाता है, फिर भी वो अपना बचा हुआ जीवन काल आराम से जी लेते हैं, सर्वाइव करते हैं। कोई बहुत सांघातिक मृत्यु हो जाए ऐसा समस्या नहीं आती है। थोड़ा बहुत तो क्योंकि एक पार्ट निकला है शरीर का, तो उससे कुछ कमी। लेकिन कुदरत ने जैसे हार्ट में जब तक 30% 70% तक ब्लॉकेज नहीं आ जाए, तब तक एंजाइनल पेन नहीं होता। जिस किसी को एंजाइनल पेन हुए, उसका जैसे ही आप एंजियोग्राफी करोगे, आपको पता चल जाएगा कि मेन जो 3 आर्टरीज है, उसमें से किसी एक या दो में अबो 70% ब्लॉकेज है, तय हो जाता। मायने क्या है इसके? आपका हार्ट केवल 30% काम कर रहा है और 30% पे भी आप सर्वाइव कर रहे हो, और वो आपको संकेत नहीं देता जब तक 70% को क्रॉस नहीं कर जाता। तो उसको कैपेसिटी कितनी दी है कुदरत ने? 30% काम करने के बावजूद वो काम करता रहे। तो ऐसे लंग्स को भी हमारे कैपेसिटी भरपूर दी है, लेकिन हम उसका पूरा उपयोग जीवन भर नहीं करते। और इसलिए वास्तव में देखा जाए, अगर प्रोफेशनल नजरिए से देखा जाए, तो हम पूरी जिंदगी घाटे की बीती। इस घाटे की जिंदगी को मुनाफे की जिंदगी में बदल देना, तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन करना। अभी हो क्या रहा है? जिन लोगों को पेट में हलचल मालूम पड़ रही, माने उनके लंग्स के लोअर लोब्स एक्टिवेट है, फ्रंटल लोब्स इनएक्टिव, इसलिए सीने में हलचल मालूम नहीं पड़ती। जिनको सीने में हलचल मालूम पड़ रही, उनके फ्रंटल लोब एक्टिवेटेड है, लोअर लोब्स में एक्टिविटी नहीं है। तो दोनों आधे अधूरे हैं, दोनों को यूटिलाइज करें। तो इस क्रिया को, जिसके द्वारा हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को वर्तमान कैपेसिटी से 4 टाइम्स एनहेंस कर सकते हैं, 4 गुना बढ़ा सकते हैं, वो अगली प्रक्रिया है दीर्घ श्वसन, चतुर्दिक श्वसन, 4 डायमेंशनल ब्रीदिंग, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। अपने शरीर को, उनके अवयवों को अलग अलग 4 दिशाओं से विस्तार देकर के फेफड़ों को मैक्सिमम फुलाने और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रैक्टिस देना। और ये अगर स्वभाव में आ जाए, जैसे हमने अभी बात की, जिस काम को हम बार बार रिपीटेडली करते हैं, उस काम का अभ्यास होता है, वो हमारी स्मृति में जाकर के बैठ जाता है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। जिस किसी काम को हम बार बार रिपीट करते हैं, वो हम उसके आदी हो जाते हैं। ऐसे ही अभी जैसा नेचुरली चल रहा है श्वास, आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं लिया अभी तक, कोई सीखने नहीं गए किसी स्कूल में कि श्वास लेना भी सीखा जाए, और वो चल रहा है और नेचुरल वे में चल रहा है। इसको ऐसे मॉडिफाई करना कि ये मैक्सिमम एक्सपांड हो लंग्स हमारे,
और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कैपेसिटी पे ही हमारी जीवनी शक्ति, हमारी वाइटल कैपेसिटी डिपेंड करती है। वाइटल कैपेसिटी को कैसे मेजर किया जाता है? आप कितना डीप और लॉन्ग एक्सेलेशन करते हो, इसके ऊपर आपकी वाइटल कैपेसिटी मेजर की जाती है। तो अब हम एक्सेलेशन और इनहेलेशन दोनों को मॉडिफाई करेंगे। तो इसको 4 हिस्सों में बांट दिया है क्रिया को हमने। 4 हिस्से हैं जिनके हलचल से फेफड़ों में हलचल होती है, या फेफड़ों के हलचल से जिन हिस्सों में हलचल होती है, ये से कह दें। वही बात एक ही। पहला हिस्सा है जहां लंग्स इंस्टॉल है, हमारा थोरेसिक रीजन, सीने का हिस्सा, यहाँ पर ही है फेफड़े। तो सीने को जितना ज्यादा विस्तार दे सकते हो, प्रयत्न पूर्वक इफर्टफुली एक्सपांड करना है चेस्ट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लंग्स के फ्रंटल लोब्स फूल जाए, उनमें खूब हवा आ जाए, और फिर सहज छोड़ देना। जब आप एक्सपांशन कर रहे हो तब एफर्ट है, जब रिलैक्स कर रहे हो एफर्टलेस। सो एफर्टफुल ब्रीद इन एंड एफर्टलेस ब्रीद आउट, ये पहली क्रिया। थोरेसिक ब्रीदिंग, वक्ष श्वसन, सीने से श्वास खूब एक्सपांड करना है एफर्टफुली। तो इनहेलेशन है एफर्टफुल और एक्सहेलेशन एफर्टलेस। केवल ढीला छोड़ दो, जिन मांसपेशियों को आपने फुलाया उनको ढीला छोड़ दो, अपने आप वो अपनी जगह पर आ जाएंगी और तब तक फेफड़े खाली हो जाएंगे, फिर नया श्वास आने के लिए जगह बन जाएगी। तो करेंगे इस क्रिया को, पहली क्रिया को। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, पूरी क्षमता से जितना फैला सकते हो फैलाओ, और अब धीरे से छोड़ दो रिलैक्स। जैसे ही रिलैक्स किया, श्वास अपने आप निकलना शुरू हो गई। आपको निकालना नहीं पड़ रहा है, निकल रही है। जाने दो जितनी कब तक जाती है, देखो, ऑब्जर्व करो उस लास्ट पॉइंट को जहां तक वो निकल रही है, फिर लेना शुरू करो। पूरा सीना फुलाओ, अपने पूरे एफर्ट लगा दो, छोड़ो धीरे से, आराम से, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाओ। जाने दो नीचे, सीना अपने आप जा रहा है नीचे, आप कुछ नहीं कर रहे। श्वास अपने आप जा रही है बाहर, आप फोर्स आउट नहीं कर रहे। निकलने दो पूरा उस लास्ट पॉइंट तक जहां तक वो अपने आप पूरा खाली होता है, फिर भरो। इतना भरो कि अब एक कतरा हवा अंदर आने की जगह न बचे। छोड़ो, इतना छोड़ो कि शरीर के भीतर एक कतरा हवा भी शेष न बचे, पूरा निकालो। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट हमने एक्सपीरियंस कर लिए। द टोटल फुलनेस एंड द टोटल एम्प्टीनेस, दोनों पॉइंट छू लिया आपने, ठीक ठीक एग्जैक्टली दोनों बिंदु आपने छुए। वो अपर मोस्ट हाइट ऑफ फुलनेस, एक्सट्रीम फुलनेस आपने फील की जब पूरा सीना फुलाया। वो एक्सट्रीम एम्प्टीनेस आपने फील की जब आपने सीना पूरा ढीला छोड़ दिया। एग्जैक्टली यहां से दूसरी स्टेप की तरफ हम चलते हैं। दूसरी स्टेप है शोल्डर ब्रीदिंग, कंधों से श्वास। कैसे किया जाएगा? श्वास भरते हुए खूब सीना फुलाएं, वैसा ही जैसा अभी तक किया था, इफर्टफुली पूरा श्वास जितना भर सकते हैं मैक्सिमम। एक कतरा हवा भी अंदर आने की जगह नहीं बची है, तब कंधे ऊपर ले जाए। क्या हुआ जब कंधे ऊपर गए? श्वास और अंदर आई, देयर वाज अ स्पेस व्हिच वाज नॉट यूटिलाइज्ड। बात समझ में आ रही? कहाँ हमने काम किया? फिर से सामान्य श्वास, श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, कंठ तक श्वास भर जाए, कंधे ऊपर, और श्वास अंदर आया, कितना कंफर्टेबली आया। धीरे से कंधे ढीले छोड़ो, केवल कंधे ढीले छोड़ो। अब सीना भी ढीला छोड़ो, अब सीना भी ढीला छोड़ो। निकलने दो, लास्ट पॉइंट तक चले जाओ, बिल्कुल एक्सट्रीम तक, पूरा खाली हो गए। अब एक कतरा हवा भी बाहर, अब अंदर शेष नहीं बची, अब नहीं निकला रहा कुछ भी। एग्जैक्टली यही फीलिंग। फिर भरो, खूब श्वास भरो, सीना फुलाओ, पूरा श्वास जब भर जाए तो कंधे ऊपर, कंधे ढीले छोड़ो, निकलने दो अपने आप। सीना ढीला छोड़ो, कोई नियंत्रण मत करना, न फोर्स लगाना, खाली हो जाने दो पूरा।
पूरा खाली। नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना वायु आ रहा था उससे डबल वायु अभी आया जब हमने सीना और कंधे दोनों का उपयोग किया। ये इनहेल डबल अमाउंट ऑफ एयर, और जब हमने ढीला छोड़ा एक्सेलेशन भी डबल हुआ। केवल इनहेलेशन ही चेंज नहीं हुआ, एक्सेलेशन भी डबल हुआ। इससे फर्क क्या पड़ा? डबल, दुगनी मात्रा वायु के अंदर, यानी दुगनी ऑक्सीजन आपने इनहेल की, और दुगना जब श्वास छोड़ा तो आपने दुगनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट कर दी, यानी आपकी बॉडी को दुगने प्रभाव से डिटॉक्सिफाई कर दी, डिटॉक्स किया, पूरा टॉक्सिन्स बाहर, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो शरीर ज्यादा स्वस्थ, और फेफड़े पहले से ज्यादा, पहले जितना सामान्य श्वास में फूल रहे थे उससे दुगना फूले, उससे दुगना संकुचित हुए। तीसरी स्टेप, चलिए और तीसरी स्टेप की तरफ चलते हैं, और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो फिर से श्वास भरते हुए सीना फुलाए, पूरी क्षमता से, पूरी सामर्थ्य से भरपूर श्वास भरे, कंधे ऊपर, और श्वास अंदर आ गई, कंधे ढीले छोड़े, सहज मंद प्रश्वास, सीना ढीला छोड़े, निरंतर हो रही प्रश्वास, पूरी तरह जब खाली हो चुके, खाली हो गए, अब एक कतरा हवा भी शेष नहीं बची है अंदर, तब नाभि को संकुचित करें, नाभि को सिकोड़े अंदर पीठ की तरफ, श्वास अभी बाहर ही है और नाभि को आप अंदर खींच रहे, छोड़ो नाभि को ढीला। जैसे ही नाभि को ढीला छोड़ा, क्या हुआ? क्या हुआ था? वायु तेजी से अंदर आया, फोर्सफुली इट हैज कम इन। क्या एग्जैक्टली ऐसा हुआ था? एक बार फिर करो, श्वास भरो, सीना फुलाओ, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक कंधे फैलाते हुए, और गहरी श्वास, धीरे से कंधे ढीले छोड़ो, निकल जाने दो अपने आप, सीना ढीला छोड़ो, पूरा ही खाली हो जाने दो, एक कतरा भी हवा शेष न बचे, नाभि का संकुचन करो, सिकोड़ो पीठ की तरफ, जैसे गड्ढा पड़ जाए पीठ में और नाभि पीठ से चिपक जाए, छोड़ो नाभि को ढीला। क्या हुआ था? एकदम तेजी से हवा आई नाभि छोड़ती, तो ऐसा क्यों हुआ? जब आपने नाभि को संकुचित किया तो हमने वैक्यूम क्रिएट किया। वास्तव में क्या किया आपने? नाभि को जब अंदर सिकोड़ा तो टोटल एक्सहेलेशन, अब फेफड़ों में केवल रिजर्व कैपेसिटी रह जाती है, 1000 सीसी तो हमेशा रहता है, नहीं तो वो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, तो 1000 सीसी तो हमेशा है। अब जितना मैक्सिमम आप एक्सेल आउट कर सकते हो पूरा कर दिया, ये है आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी एक्सेलेशन। तो जैसे ही नाभि को ढीला छोड़ा, वैक्यूम में जैसे हवा एकदम तेजी से आती ऐसी अंदर आई, अब जितना नॉर्मली आ सकती थी आ गई। फिर सीना फैलाए, फिर कंधे फैलाए, तो 3 गुना हवा अंदर भरी, फिर कंधे ढीले छोड़ेंगे, फिर सीना ढीला छोड़ेंगे, फिर नाभि को सिकोड़ेंगे, 3 गुना श्वास बाहर निकालेंगे। एग्जैक्टली करके देख लें फिर एक बार, श्वास भरे, सीना फुलाए, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, कंठ तक श्वास भर जाए, कंधे फैलाते हुए, और गहरी श्वास, कंधे ढीले छोड़े, सहज मंद प्रश्वास, सीना ढीला छोड़े, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन कर दें और गहन प्रश्वास, नाभि को शिथिल छोड़े, श्वास को सहज आने दें, सीने का विस्तार करते हुए और गहरी श्वास, कंधों को फैलाते हुए परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न कर और गहन प्रश्वास, इफर्टफुली एक्सेल आउट कर दिया पूरा। अब घुटन हो रही है, नाभि को ढीला छोड़ा, जैसे ही नाभि पूरी आपने संकुचित की, कंप्लीट एक्सेल आउट हो गया, वैक्यूम हो गया, उस समय घुटन होगी। ठीक है, घुटन नियंत्रण मुश्किल हो रहा था, इट वॉज टफ टू रिटेन। एग्जैक्टली ऐसा फीलिंग आया है
करके देखो, फिर एक बार कंफर्म करो, आपको एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, मेरे कहने से मत मानो, करके जानो। श्वास भरो, खूब से फैलाओ, कंधे फैलाओ, कंधे ढीले छोड़ो, सीना ढीला छोड़ो, नाभि को अंदर दबाओ, फेफड़े पूरी तरह रिक्त हो गए हैं। अब नाभि पर पूर्ण संकुचन और अब घुटन हो रही है। धीरे से नाभि को ढीला छोड़ो। सबको महसूस हुआ कि जब श्वास नाभि अंदर खींची हुई है, श्वास रुका हुआ है, अब घुटन हो रही है, अब रुकना कठिन लग रहा है। अगर वापस नाभि ढीली न छोड़ी जाए तो संकट। यहीं से चौथी स्टेप की तरफ जाना है। ये जो घुटन आपने महसूस की है, इस पर अपना कमांड, अपना कंट्रोल कैसे स्थापित है। तो चौथी स्टेप है मूल बंध। अपने रेक्टाइल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना अपवर्ड। ये सारे फोर्सेस अभी जब हमने टोटल कंप्लीट एक्सेल आउट कर दिया, टोटल वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तब वायु तेजी से जो अंदर आना चाहती है उस पर कैसे हमारा कमांड आ जाए। तो चौथी क्रिया मूल बंध। हमारे मल द्वार के मांसपेशियों को, जैसे मल के प्रवाह को रोकने के लिए हम अक्सर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मस्कुलर रिंग है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है, तो उसको बंद करना है। ठीक, करके देखें एक बार क्या परिणाम आता है, उसको आपको अनुभव करना है। श्वास भरे, सीना फुलाएं, कंधे फैलाते हुए और गहरी श्वास, कंधे ढीले छोड़ते हुए सहज मंद प्रश्वास, सीना ढीला छोड़ते हुए निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन करते हुए और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन। धीरे से मूल बंद ढीला, नाभि ढीला। आपको बड़ी देर तक मैंने निर्देश ही नहीं दिया आगे कुछ का। कोई बेचैनी थी, कोई स्ट्रेस, नथिंग वाज देयर। या वो हमारे कमांड में था। हमने निर्णय किया कि बस अभी नहीं, रुके तो रुके हुए थे, कंफर्टेबल थे। ये परिणाम है मूल बंध। और ऐसे हम अपनी कैपेसिटी को कितना इनहेंस किया, 4 टाइम्स। नॉर्मल कैपेसिटी को 4 टाइम्स इनहेंस कर दिया। ये क्षमता अगर 4 गुना बढ़ गई तो इसके मायने क्या हुए। अभी आप नॉर्मल ब्रीदिंग में 1 मिनट में कितने श्वास लेते छोड़ते हो। एक सामान्य व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति 15-16 श्वास प्रति मिनट खर्च कर रहा है। आई डिराइव इट लाइक एक एक्सपेंडिचर। ये खर्च है, हमारी उम्र में से घट रहा है, बैलेंस कटता जा रहा है हर बार, हर श्वास के साथ। 1 मिनट बिताने के लिए 15 श्वास खर्च करनी पड़ी है। ऐसा अगर एक बार में 4 गुना ऑक्सीजन आप ले रहे हो और एक बार में 4 गुना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे रहे हो, तो यू आर रिप्लेसिंग 4 ब्रीथ्स बाय 1 ब्रीथ। 4 श्वास का काम एक ही श्वास में कर लिया ना हमने। जितनी ऑक्सीजन की हमारी रिक्वायरमेंट थी, जिसकी पूर्ति 4 श्वास में हो रही थी, वो अब 1 श्वास में होगी। व्हाट डज इट मीन? स्पैन ऑफ लाइफ है एक्सटेंड। कौन जल्दी मरना चाहता है? सब दीर्घ काल तक और स्वस्थ रहकर जीना चाहता है। तो ये ऑर्गन्स आपके अगर एक्टिवेटेड है तो जितनी लंबी उम्र आप जीना चाहो जी सकते। ये हमारे हाथ में। कुदरत ने ये भी एक सूत्र हमको दिया है हाथ में। तो ये दीर्घ श्वसन की क्रिया, चतुर्दिक श्वसन की क्रिया उम्र बढ़ाने वाली है। तो चलो एक बार पूरी क्रिया दोहरा लें। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम तक कंठ तक श्वास भर जाए। कंधे फैलाते हुए और गहरी श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास,
नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास। मूल बन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबंध शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबंध शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबंध शिथिल, नाभि शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। जितना गहरा श्वास होगा, जितना अधिक प्राणवायु हम ग्रहण करेंगे, उतना ही हमारे, और ये हमारे लंग्स को ही नहीं, साइमल्टेनियसली आपके हार्ट को भी पावरफुल बना देती है। दोनों हमारे वाइटल ऑर्गन्स इससे शक्ति पाते हैं, क्योंकि हार्ट का और लंग्स का दोनों का काम एक ही है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। दोनों का काम एक ही फंक्शन दोनों कर रहे हैं मिल करके आधा। तो जितना स्ट्रांग लंग्स होंगे उतना ही हार्ट भी मजबूत हो जाएगा। चतुर्दिक श्वसन की क्रिया हमने सीखी। इसके आगे के स्टेप पर अब कुछ प्राणायाम के आधारभूत अंगों की बात करेंगे। यहाँ से प्रवेश है। अभी हमने अब अपने फेफड़ों को इतना मजबूत कर लिया है, सतत निरंतर अभ्यास करते रहे तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो अब रिटेंशन कर सकते हैं। प्राणायाम की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है, श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? श्वास और प्रश्वास, ये दो गतियां चल रही निरंतर, बिना रुके, नॉन स्टॉप, जीवन भर। आ भी रही है, जा भी रही है। ये दोनों गतियां लगातार बिना रुके चल रही है। वेगों को रोकने का नाम प्राणायाम। तो अब बारी आ रही है रिटेंशन की। अगर रिटेन करना है तो कठिनाई कहाँ आती है रिटेन करने में? दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी कठिनाई घुटन है। अगर घुटन होना बंद हो जाए तो रिटेंशन में कोई समस्या नहीं, किसी को भी समस्या नहीं। कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए, कोई ऐसा गैजेट बन जाए, आपको चेयर पे बिठा दे, वो गैजेट बंद कर दे और अब श्वास का कोई, समाधि में यही तो होता है, साधक का श्वास चलता ही नहीं, लिटरली बंद हो जाता है स्वतः। तो वो गैजेट कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं हमारे, बस उस प्रोसेस को समझना है जिससे घुटन आना बंद होती है। तो घुटन क्या है? घुटन को समझो तब उसके ऊपर विजय पा सकोगे ना, उसके बगैर कैसे? घुटन नर्वस स्टिमुलेशन है, संकेत जो आपका शरीर इस बात के दे रहा है मस्तिष्क को लगातार, ऑक्सीजन लेवल हैज गॉन डाउन, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका संकेत ही घुटन है। तो घुटन पर अगर विजय पानी है तो क्या करना पड़ेगा? आपके नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण है, आपने कोई प्राणायाम की प्रक्रिया न सीखी, केवल
ऐसे ही सामान्य तरीके से नाक बंद करके श्वास रोकने का अभ्यास करना शुरू किया। पहले दिन जब आपने नाक बंद की, आपको 2 सेकंड में घुटन आ गई, किसी को 2 सेकंड में, किसी को 3 सेकंड में, पर घुटन आई। लगातार हम करते रहे, लगे रहे। 1 महीना तक रोज थोड़ी देर श्वास रोकना, थोड़ी देर श्वास रोकना। क्या हुआ, 1 महीना करते करते वो जो घुटन आ रही थी 2 सेकंड में, वो थोड़ी डिटेन हो गई। वो 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड पे चली गई। ऐसा कैसे हुआ? कारण है उसका। आपका नर्वस सिस्टम इस बात के लिए ट्रेन हुआ, दो देयर इज नो ऑक्सीजन, वहां अब कोई आपको नया सोर्स नहीं मिल गया ऑक्सीजन का, लेकिन नर्वस स्टिमुलेशन स्लो हो गए। अब वहां ऑक्सीजन नहीं था तो भी स्टिमुलेशन नहीं हो रहा, भी वही उसी तरीके से रोक। ये नर्वस सिस्टम, इसलिए प्राणायाम को कहा जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रेन करने की प्रक्रिया। ये नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है इसको समझो, तब उसके ऊपर अपना कमांड कर पाएंगे। नर्वस सिस्टम कुछ तो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल है, उनके द्वारा चलता है, और कुछ ऑटोनॉमस है। जो ऑटोनॉमस कंट्रोल है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट बीट्स अपने हिसाब से चल रही, जन्म से चल रही, मृत्यु तक चलती रहेगी। कब हार्ट बीट कम हो जाएगी, कब ज्यादा हो जाएगी, हमारा कंट्रोल। इमोशंस का कंट्रोल थोड़ा है, पर हमारा वॉलंटरी कंट्रोल तो नहीं। कुछ चीजों पर हमारा वॉलंटरी कंट्रोल, नाक बंद कर लेना, दुर्गंध आ रही है, श्वास को थोड़ी देर के लिए रोक लेना, हमारा वॉलंटरी कंट्रोल। अपने वॉलंटरी कंट्रोल के द्वारा अपने ऑटोनॉमस सिस्टम पर प्रभाव डालना एक ऑटोनॉमस प्रोसीजर है। आपने अगर श्वास रोका है तो घुटन होना है, पर वो घुटन डिटेन हो रही, देर से आ रही। ट्रेन कर रहे हैं अपने नर्वस सिस्टम को, नॉट टू स्टिमुलेट दो देयर इज नो ऑक्सीजन, नॉट टू स्टिमुलेट। यही प्रक्रिया। तो ये स्टिमुलेशंस जो आते हैं, ये कैसे काम करते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम उल्टे टंगे हुए पेड़ की तरह, जिसकी जड़ें ऊपर है, तना मध्य में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रीढ़ में, और शाखाएं प्रशाखाएं सर्वत्र फैली हुई पूरे शरीर में। ऐसा ही कमांड करता है हमारा ब्रेन, पूरे शरीर को कमांड करता है थ्रू दिस प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम। ये कैसे काम करता है? ऊर्ध्वमूल अधशाखा, गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक। ऊर्ध्वमूल, मूल ऊर्ध्व में, अधशाखा नीचे, सारी शाखाएं प्रशाखाएं। तो कॉस्मिक एनर्जी को प्राणिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने वाला ये ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफॉर्म की जा रही हर क्षण, और उसको फिर चैनलाइज सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा मैकेनिज्म बना हुआ। रीढ़ और मस्तिष्क यहाँ जुड़े हुए हैं पीछे मोड्यूला पर। रीढ़ की आकृति आपने सबने देखी होगी, सर्प की तरह। ऊपर की वर्टेब्री ब्रॉड है, और नीचे आते हैं तो एकदम नैरो होते होते नुकीली हो गई, सर्प की पूंछ की तरह। और जो इसके मध्य अंदर का जो भाग है, इनकी आकृति कैसी बनी हुई है? रीढ़ के अंदर होल बन रहा है, और एक के ऊपर एक रखी हुई है रीढ़ की हड्डियां, एक नली का सा रास्ता बना रहा है। वो वहां से होकर गुजरता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सम टोटल फिजिकल एक्टिविटीज को कमांड करता है। आपने पेड़ को जहां से शाखाएं फूटी हो कभी काट के देखा हो? पेड़ जब काटा जाता है, जहां से शाखा फूटती है, वहां एक सर्कुलेटरी फिगर नजर आता है। इन्हीं आकृतियों को पॉलिश करके फर्नीचर में अच्छा सा उभारा जाता है। ये क्या है? जड़ों की भूमिका क्या है पेड़ में? धरती से उर्वरा शक्ति को खींचना। जब तक जड़ें जिंदा है तभी तक पेड़ जिंदा है।
और ये जैसे ही ब्रेन डेड हो जाता है, दूसरे ऑर्गन्स अगर काम भी कर रहे हैं तो कोई काम के नहीं, वो डोनेट कर दिए जाते हैं, फिर तो दूसरों के काम आ जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन के किसी काम के नहीं, ब्रेन अगर डेड हो गया तो जड़ें अगर सूख गई, पेड़ का जीवन काल समाप्त हुए। तो जड़ों का काम उर्वरा शक्ति को दोहन करना धरती से, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तने की भूमिका है। तने से होकर के वो ऊपर की तरफ जो चढ़ रही है ऊर्जा, वो ऊर्जा शाखाओं पर एक्युमुलेट होती, वहां घनीभूत होती और फिर डाइवर्ट होती। तो ये सर्कुलेटरी फिगर जो है ये दिखा रहा है उस एक्युमुलेशन को, एक्युमुलेशन ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी एक्युमुलेट हुई और डाइवर्ट हुई और ये फूल के पराग कणों तक जा रही है और उसको जिंदा रखे हुए। जब तक ये कनेक्शन है, जब तक वहां फ्लो है एनर्जी का, तब तक वो फूल पेड़ पर खूबसूरत खिला हुआ। जैसे ही कनेक्शन टूटा, फूल मुरझा करके, पत्ता मुरझा करके खिल जाता है, सूख के गिर जाता है। ऐसे ही हमारी पूरे सिस्टम का मैकेनिज्म चल रहा है। ब्रेन कमांड करता है सारी एक्टिविटीज को थ्रू दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जहां जहां से नर्व्स ब्रांच आउट हुई है वहां वहां एक्युमुलेट हो रही है एनर्जी और फिर डाइवर्ट हो रही है। तो जहां जहां एक्युमुलेट हो रही है वहां एक सर्कल जैसा बना रही है। इसीलिए इन केंद्रों को चक्र नाम दिया। योग में इन्हीं केंद्रों को, जो नर्व कंट्रोलिंग सेंटर्स हैं, चक्र नाम दिया। ये कौन कौन से चक्र कहाँ कहाँ है और कैसे ये पूरा मैकेनिज्म कमांड करते हैं। तो रीढ़ के सबसे निचले छोर पर जो नुकीला हिस्सा है, वहां से जो नर्व ब्रांच आउट हो रही है, बाहर निकल रही है, वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को कमांड करती है। वो नर्व कंट्रोलिंग सेंटर है। हमारे जितना मल उत्सर्जन की शरीर की क्रियाएं, वो चाहे मल के रूप में, मूत्र के रूप में, स्वेद के रूप में, नाखून के रूप में, बाल के रूप में, श्लेष्म के रूप में, कितने कितने रूपों में बाहर निकल रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, ये सब जो बाहर आ रहा है, ये सारे ड्रेनिंग सिस्टम। शरीर में विकृत पदार्थों का निर्माण तो हो रहा है, क्योंकि पाचन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। इन दोनों के कारण शरीर में विकृत पदार्थ इकट्ठा हो रहे हैं। वो अगर इकट्ठा होते रहे तो ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट बनेंगे। ऊर्जा अगर बाधित होगी तो ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे और मृत्यु हो जाएगी। शरीर पूरे जीवन काल तक सारे अंग ठीक ठीक काम करते रहे, इसलिए इन मलों विकारों को बाहर निकालने की पूरी प्रोसेस बनी। आप बहुत बड़ी हवेली बनाओ और उसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाओ, किसी काम का नहीं, रहने लायक नहीं। तो ये भी शरीर जो बनाया है कुदरत ने, ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया। इसको कमांड करने वाला वो पहला केंद्र है रीढ़ के आखिरी छोर पर, जिसका नाम है मूलाधार चक्र। इससे थोड़ा सा ऊपर, लगभग 4 अंगुलों पर, हमारे जननांगों के ठीक पीछे रीढ़ में, पेड़ों के पीछे दूसरा केंद्र है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कमांड करता है। अपने ही जैसा एक जीव रच देने की सामर्थ्य जीव मात्र में जो उस कुदरत ने दी है, वो अलौकिक है, अवर्णनीय है, उसको किसी तर्क से साबित नहीं किया जा सकता। और वो प्रक्रिया जब से सृष्टि बनी तब से चल रही है, और जब तक सृष्टि चलती रहेगी, ये पुनर्जनन की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी से संसार चल रहा है। वो जिन अंगों से इस पूरी प्रक्रिया का संचालन होता है, उनको कमांड करने वाला ये दूसरा केंद्र है स्वादिष्ठान चक्र। इससे फिर ऊपर नाभि के पीछे रीढ़ में तीसरा केंद्र है, वो हमारे सम टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को कमांड करता है। पूरा पाचन तंत्र, आपको जीवन भर ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये एक जनरेटर, पावर जनरेटर बना रखा है कुदरत। यही जनरेट करता है पावर। जितना रॉ फूड आप ले रहे हो, जो फूड इंटेक कर रहे हो, उस सबको एनर्जी में कन्वर्ट कर देने वाला इंजन ये डाइजेस्टिव प्रोसेस। उसमें आते भी है, स्टमक भी है, आपका लीवर भी, पेनक्रियास भी, किडनी भी, सब काम कर रहे हैं। और सबके फंक्शन का उद्देश्य उस आए हुए अन्न को पचा करके ऊर्जा का निर्माण करना। तो सम टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को कमांड करने वाला तीसरा केंद्र क्या कहलाता है? मणिपुर चक्र।
इससे फिर ऊपर हृदय के पीछे रीढ़ में जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को कमांड करता है, वो है अनाहत चक्र। नाम बहुत सुंदर, अनाहत चक्र। क्या विजन रहा होगा उन लोगों का जिन्होंने ये नाम रखे। उन्होंने सर्जरी करके नहीं देखा है शरीर, फिर भी जान लिया। ये जो लब ढप की आवाज आ रही है, स्टेथो लगाओ आप और सुनो। कोई भी ध्वनि दो चीजों के टकराने से पैदा होती है, बगैर दो चीज टकराए कोई ध्वनि पैदा नहीं होती। लेकिन ये जो हार्ट की बीट्स हैं, कोई टकराहट नहीं है अंदर, केवल उसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो बीटिंग साउंड आ रहा है, ये अनहत नाद, नॉन स्ट्रक साउंड, कोई टकराहट के बगैर पैदा हुई आवाज यहाँ है। उसको देख लिया मैं, नाम इसलिए रखा उसका अनाहत चक्र। उससे ऊपर कंठ के पीछे रीढ़ में विशुद्धि चक्र है, इसका नाम भी विशुद्धि रखा। क्या कमाल की विजन, पूरी फिजियोलॉजी एनाटॉमी उन लोगों को बिल्कुल क्लियर थी। हम आज पढ़ रहे हैं, उनको सारा विजन क्लियर था। पता नहीं कैसे कैसे सब उन्होंने जान लिया होगा। ये हमारा जो केंद्र है कंठ के पीछे रीढ़ में, यही थायराइड है। ये सम टोटल इंडोक्राइनल सिस्टम को कमांड करता है। और इंडोक्राइनल सिस्टम का काम क्या है? प्यूरिफिकेशन, एक ही काम है उसका। जो सिक्रेशंस हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? प्यूरिफाई कर रहे हैं ना, आपको केमिकली प्यूरिफाई करते हैं। जो खाना आप खा रहे हो उसको भी यही पचाते हैं, जो शरीर में शक्ति संचित हो रही है वो भी यही संचित करते हैं, सारी केमिकल रिएक्शंस को कमांड करते हैं। ये जितने भी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं उन सब के सिस्टम को कमांड करने वाला कमांडिंग सेक्शन विशुद्धि चक्र। उत्तरोत्तर आए हुए अन्न को रक्त, मांस, मेद, मज्जा और रज और वीर में निर्मित कर देने का, ट्रांसफॉर्म करने का काम हार्मोन्स बनाते हैं। इनको कॉमन टर्म क्या दिए? जो रसायन बनते हैं इनको हार्मोन्स, विच हार्मोनाइज द बॉडी। ये वास्तव में शरीर का रासायनिक संतुलन कायम रखते हैं। और रासायनिक रूप से अगर शरीर संतुलित रहा तो रोग नहीं होंगे। यह संतुलन हुआ, थायराइड पैराथायराइड से सेक्रेशन बढ़ गए तो भी समस्या, घट गए तो भी समस्या। पेनक्रियास से अगर ओवर सिक्रेट होने लगा इंसुलिन तो भी दिक्कत है, और सेक्रेशन कम हो जाए तो भी समस्या। तो ये बैलेंस करता है, हार्मोनाइज करता है, ये विशुद्धि चक्र। इससे ऊपर भूमध्य के ठीक पीछे मॉड्यूला पर रीढ़ और मस्तिष्क के मिलन बिंदु पर वो है आज्ञा चक्र। ये मन का केंद्र है और मन के 5 फंक्शन है: रिसेप्शन, कंक्लूजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, डिसीजन, कमांड। पहला काम रिसेप्ट करना। जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, चख रहे हो, छू रहे हो, सुन रहे हो, सबको रिसेप्ट करना। ये तो दरवाजे हैं, रिसेप्शन सेंटर अंदर है, वो रिसेप्ट करता है सब। फिर रिसेप्ट करते ही एनालाइज कर लेता है, ये गंध अच्छी है या बुरी है, तो नाक बंद करना है या खुली रखना, खूब गहरी श्वास लेना, कौन निर्णय कर रहा है? एनालाइज करो तुरंत। ये व्यक्ति परिचित है या अपरिचित है, मुस्कुराना है या मुंह फेर के निकल जाना है, मेरी प्रशंसा की गई, आलोचना की गई, वाणी तो वही है पर भाव उसके पीछे क्या है? एनालाइज कर लेता है, कंक्लूजन निकाल लेता है, डिसीजन लेता है। पैर में कांटा लगा, हाथ को आदेश दिया जाओ निकालो, किसने आदेश दिया? ये मन का केंद्र। ये 5 फंक्शन करते हैं और अंतिम काम क्या है? आदेश देने, इसलिए इसका नाम आज्ञा चक्र। और इन सबसे परे जहां से जीवनी शक्ति बह रही है, जो ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी आपके पूरे बॉडी को मेंटेन कर रही है, वो ऊर्जा आती है आपके सहस्त्रतल पद्म, सहस्त्रार चक्र से। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाला सिक्रेशन ही आपकी मेटाबॉलिक रेट को कमांड करता है और वही आपकी आयु का निर्धारण करता है। तो इसलिए जीवनी शक्ति का केंद्र है। आज इतना ही, कल अपन आगे और विस्तार से कुछ बात करेंगे, फिर प्राणायाम के मूल विषय में अब प्रवेश करेंगे। अभी तक तो सब प्रारंभिक तैयारियां चल रही थी, लेकिन ये सॉलिड बेस बहुत जरूरी है।
इस सबको समझे बगैर प्राणायाम में सीधे प्रवेश कर जाना वैसे ही होगा जैसे सीधे जंगल में गए हेलो लायन हमारी। ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा ट्रेन करना पड़ेगा उसको, तब आपके कमांड में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। प्राणायाम में नियुक्त है ना, सर्वरोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। ये सतर्क कर दिया उसने पहले कि पूरा सब कुछ जान लो तब प्रवेश करो, बिना जाने प्रवेश मत। आपका अनजान होना आपकी क्षमा का कारण नहीं है। प्रकृति सदैव हर अनुकूल व्यवहार को पुरस्कृत करती है और हर प्रतिकूल व्यवहार को दंडित भी करती है। वो न्याय करती है, वहां पक्षपात नहीं है। तो आपको अनुकूल करने के लिए जानना पड़ेगा। चलिए ओंकार नाथ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धन्यवाद। ये अच्छा जुगाड़ लगा गया, हम आ गया। तुरंत निर्णय एकदम फर्स्ट क्लास। आज ये रिकॉर्ड भी हो गया। गुड इनफ। कल तो रह ही गया था। हरिओम। हाँ बेटा, खुश रहो।